चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, सियासत जितनी बड़ी होती है उतना समझना मुश्किल होता जाता है, और जब सियासत छोटे दायरे में की जाती है तो फिर उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा उसके अंदर घुसने की जरूरत होती है। लेकिन चीजें साफ साफ दिखाई देने लग जाती है, पता लगने लग जाता है कि आखिर राजनीति में होने क्या जा रहा है, हो क्या सकता है, संभावनाएं क्या बन रही है, गणित क्या होता है, गुणा भाग, ये सब कुछ आपकी समझ में आने लगता है। आज क्योंकि देश के लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब सियासत का दौर उन राज्यों में शुरू हो चुका है जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और हरियाणा उनमें से एक राज्य है। महाराष्ट्र में भी इस साल चुनाव होने, लेकिन हरियाणा की सियासत महत्वपूर्ण है। ये देश की सियासत में एक दखल रखती है, और इस दखल का जो परिणाम होता है बहुत बार आप लोगों ने देखा है। और इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके मंत्रिमंडल में भी इसका रिफ्लेक्शन या इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री एक ही स्टेट से लिए गए हैं कैबिनेट में, लेकिन स्टेट के भीतर की, राज्य के भीतर की जो राजनीति है उसकी बात करनी बेहद जरूरी है। दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा से सांसद थे, अब लोकसभा पहुंच चुके हैं, तो निश्चित तौर पे राज्यसभा की सीट खाली हुई है। क्या इस बार राज्यसभा की सीट के लिए जो जंग होने जा रही है वो आने वाली सियासत, अक्टूबर में जो चुनाव विधानसभा के होने हैं उस पर असर डालेगी? क्या ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बनने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है और प्रदेश की सियासत के लिहाज से लोगों के सरोकारों से जुड़ा हुआ सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल को चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि आपको अपना सिंबल बचाना है, चश्मे का निशान बचाना है, तो आपको बेहतर प्रदर्शन करना ही होगा। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता 5 सीट जीतने के बाद उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि इस बार स्टेट में हाफ है या लोकसभा चुनाव में हाफ है, और विधानसभा चुनाव में बीजेपी साफ हो जाएगी। ये उत्साह कैसे बना हुआ है, इसके पीछे के कारण क्या है, उन पे बात करेंगे। और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्री बने हैं, तो क्या उनके ऊर्जा मंत्री बनने से प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, हुआ है? जो प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिला है उससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है? इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, और आने वाले वक्त में क्या समीकरण बनने जा रहे हैं इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नवीन जी है, आप सब जानते हैं, नवीन जी की टिप्पणियों से वाकिफ है, राजनीति के, खासकर हरियाणा की राजनीति के जानकार हैं और हम सबके प्रिय हैं। आज का शो विशेष होने जा रहा है, तो मैं आप सबसे गुजारिश भी करूंगा कि अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत जरूर कराएं, अपने कमेंट्स जरूर करें, ताकि हमें और राय बनाने का मौका मिले, हमारे विचार सशक्त हो सके। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद डबास जी। अब जो है दिलचस्प होते जा रही है स्टेट की राजनीति, हरियाणा की राजनीति। देखिए, राज्यसभा की सीट खाली हुई है, और मैं ये मानता हूं कि ये राज्यसभा की सीट के लिए जब चुनाव होगा, क्योंकि होना निश्चित है, क्योंकि जब लोकसभा का प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है और अगर वो राज्यसभा का सदस्य होता है, तो जिस दिन वो चुनाव जीतता है उसी दिन उसकी सीट राज्यसभा से खाली मानी जाती है, और उसके बाद अब राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव होना है। इसको क्या मान के चले कि हरियाणा में प्रदेश सरकार जो पहले ही अल्पमत में चल रही है उसके लिए ये एक फ्लोर टेस्ट होगा? देखिए डबास जी, लोकसभा चुनाव के बाद इस वक्त देश में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई हैं जी। हरियाणा से एक राज्यसभा सीट खाली हुई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2020 में राज्यसभा
सांसद बने थे, राज्यसभा सदस्य बने थे जी। 6 साल का उनका कार्यकाल होता है, लगभग 2 साल का कार्यकाल अभी उनका बाकी था जी। और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनका ये पद खाली होने के बाद राज्यसभा के चुनावों में निश्चित तौर से कांग्रेस चाहेगी दोबारा से उन्हीं का राज्यसभा सदस्य निश्चित से जीते और राज्यसभा सांसद बने। लेकिन इसमें विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा पूरा। वो उसके लिए जरूरी है, अगर उनको अपना सांसद बनाना है, राज्यसभा में अपना सदस्य बनाना है, तो उसके लिए उन्हें विपक्ष को भी साथ लेना होगा, विपक्ष को साथ जोड़ना होगा जी। नहीं तो ये सीट भाजपा के खाते में जा सकती है और भाजपा भी कोशिश करेगी कि राज्यसभा सदस्य उनका बने जी। देखिए हरियाणा में इस वक्त भाजपा सरकार अल्पमत में है, ये सभी जानते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जी जब 3 विधानसभा सदस्यों ने ये कहा कि हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं जी, और खास बात इंडिपेंडेंट एमएलए थे, तीनों निर्दलीय थे, इंडिपेंडेंट एमएलए थे जी। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे जी। क्योंकि देखिए हरियाणा में 12 मार्च को मुख्यमंत्री बदला गया था जी। मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा दिया था 12 मार्च को और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा ये सिचुएशन आ जाएगी। देखिए उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, 13 को उन्होंने सदन में अपना बहुमत साबित करना था जी। बहुमत साबित किया, लेकिन उस वक्त सभी निर्दलीय विधायक उनके साथ थे और बिना किसी शर्त के उनके साथ थे, क्योंकि निर्दलीय विधायकों को पूरी उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का गठन होगा और मंत्रिपरिषद में उनका नंबर लगेगा, वो मंत्री बनेंगे, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा हुआ तो नहीं। देखिए राजनीति में हर आदमी की चाह होती है, चाहत होती है जी। हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, उनको ये उम्मीद थी और उनको पता था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो हमें कुछ हासिल होगा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ लिया और बाद में उनको दरकिनार कर दिया, उन्हें कुछ नहीं मिला। अजीब सी चीज है राजनीति, जो साथ है वो भी साथ नहीं है, जो साथ नहीं है वो साथ आ जाते हैं। बड़ा राजनीति में एक खेल सा ऐसा चलता है। राजनीति में हर आदमी एक दूसरे को इस्तेमाल करने में लगा हुआ है जी। आज इस्तेमाल करने की राजनीति चल रही है, और सिद्धांतों की राजनीति कोई नहीं कर रहा जी। वो समय चला गया जब सिद्धांतों की राजनीति हुआ करती थी। अब तो कुर्सी की राजनीति है, कुर्सी पाने की राजनीति है, हर आदमी कुर्सी पाना चाहता है। हाँ। एक दूसरे की यहाँ से कुर्सी हटा के कि उसकी कुर्सी छीन लो और मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं, कुर्सी मुझे मिल जाए। अच्छा, नेताओं के जब व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं ना, तो उन पे लिखा होता है राष्ट्र सर्वोपरि। सर्वोपरि तो कुर्सी है सर। देखिए सर्वोपरि तो कुर्सी है। वो सब ये कहते हैं हम तो सेवा के लिए आए हैं, हम तो समाज की सेवा करना चाहते हैं। अरे आपको इतनी समाज की सेवा करनी है तो आप किसी सामाजिक संगठन से जुड़ो, आप सामाजिक काम करो। राजनीति में आने की क्या जरूरत है? राजनीति में आदमी किसके लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, सबको पता है। और देखिए चुनावों में ये लोग बेइंतहा पैसा खर्च करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया, कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग के खातों में तो मात्र लाखों रुपए में चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन असलियत में सबको पता है कितना पैसा बहाया जाता है। वो इन लोगों की एक इन्वेस्टमेंट ही तो होती है। वो तो ये लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने कैरियर के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो सिद्धांत तो किसी का कोई है नहीं, ये तो सबके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसको जहां मौका मिलता है वो सामने वाले को इस्तेमाल कर लेता है। आज देखिए ना, केंद्र में अगर सरकार बनी है तो उन्होंने एनडीए के दलों को, सहयोगी दलों को इस्तेमाल किया और सहयोगी दल उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग सारे एक साथ आगे जो इस चुनाव से पहले एक दूसरे को वही एक दूसरे को वो इस्तेमाल कर रहे हैं जी जी। लेकिन जब हरियाणा में इन 3 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही तो भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई जी।
आप देखिए कांग्रेस ने और जजपा ने उसी वक्त गवर्नर को लिखित में दिया कि हरियाणा सरकार अल्पमत में आ चुकी है, उन्हें सदन में बहुमत साबित करने का मौका दीजिए, बहुमत उन्हें साबित करना होगा। जी नवीन जी, एक गोपालकांडा, एक निर्दलीय, 41 खुद। हाँ, 43 विधायक हो गए भारतीय जनता पार्टी के पास। और विपक्ष में आप देखें तो 29 विधायक कांग्रेस के पास 29 कांग्रेस के पास है, एक 10 वरुण जजपा के मुलाना पास है। जो है वो चुनाव जीत गए लोकसभा का, तो 30 से 29 रह गए। 29 रह गए, 30 थे उनके पास। जी जी जी, एक वरुण मुलाना उनके कम हो गए, वो लोकसभा में चले गए। बिल्कुल। और 10 विधायक जजपा के पास हैं। जजपा के पास है 29 और 10 39 हो गए। और तीन निर्दलियों का समर्थन उन्हें मिल रहा है जी, 42 हो गए। एक इनेलो का अगर साथ आते हैं तो एक इनेलो, एक विधायक अभी भी महम से, जैसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, बलराज कुंडू, उनका पता ही नहीं वो विपक्ष के साथ है या पक्ष के साथ है या सरकार के साथ तो रहते हैं लेकिन विपक्ष के साथ नहीं होते, तो उनका क्या रुख रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन विपक्ष को लेके भी बड़ा सवाल है कि क्या ये पूरा विपक्ष एक हो जाएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इंडियन नेशनल लोकदल की बाद में करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जननायक जनता पार्टी के विधायकों को लेकर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। 2 विधायकों के निलंबन को लेकर तो खुद पार्टी ने पत्र लिख रखा है विधानसभा अध्यक्ष को। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जी अपनी पावर का इस्तेमाल अगर करते हैं जी, और जजपा ने अपने 2 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के लिए स्पीकर को याचिका दायर की है, याचिका दी है, लिखित में दिया है कि इन 2 सदस्यों की सदस्यता रद्द की जाए। अगर स्पीकर उन दोनों की सदस्यता रद्द कर देता है जी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास फिर बहुमत आ जाता है। लेकिन सबसे विपक्ष के 2 विधायक कम हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान व्हिप लागू नहीं होता है, और जब व्हिप लागू नहीं होता है तो क्रॉस वोटिंग के चांसेस बढ़ते हैं। और इस बार जिस तरह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ लग रहा है, तो उसको ये लगता है कि शायद राज्यसभा मेंबर एक बार फिर से कांग्रेस किसी न किसी तरह जुगाड़ करके निकाल लेगी। उसमें क्रॉस वोटिंग का काम भी हो सकता है। देखिए प्रदीप जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कांग्रेस के इस वक्त भारी उत्साह में है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है सर। देखिए, रास्ता तो ना कांग्रेस के लिए आसान है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है जी, क्योंकि कांग्रेस के पास तो अपना संगठन ही नहीं है। हरियाणा में पिछले 10 सालों से संगठन नहीं है। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी इतनी ज्यादा है, जो भी प्रदेश अध्यक्ष बना उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिला अध्यक्ष बनाए जाए, संगठन बनाया जाए हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के चलते 10 सालों से संगठन नहीं बन पाया। लेकिन और यही कारण रहा। देखिए नेताओं का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी कह रहे हैं कि लोकसभा में बीजेपी हाफ और विधानसभा में साफ। ये वो कह रहे, उन्होंने ये कहा कि प्रदेश के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने अपने जो 100 गज के प्लॉट दिए जा रहे थे उनके कार्यकाल में 2005 से लेकर 2014 तक, तो उन्होंने वो भी याद दिलवाया कि किस तरह से प्रदेश के लोगों को 100 गज के प्लॉट दिए जा रहे थे, उसमें अलग अलग वर्ग के लोग थे जिनको दिए गए थे, वो याद दिलवाया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो करप्शन के अधीन हो गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनते नहीं है, और उन्होंने तमाम वो आरोप लगाए जो एक विपक्ष का नेता सरकार पे लगाता है। इसके बावजूद जो नवीन जी ने कहा है कि क्या संगठन नहीं होने से वही प्रदर्शन दोहराया जा सकता है जो लोकसभा में पार्टी ने दोहराया। नवीन जी देखिए, लोकसभा में बिना संगठन के जिस तरीके से पार्टी ने अपना प्रदर्शन जताया, 2019 में लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10 में से 10 लोकसभा सीटें जीती थी, और इस बार मात्र 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 5 पर कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की है। अच्छा, संगठन की बात हो रही है। उदय भान ने जब संगठन को लेकर बात की गई और पन्ना प्रमुखों की बात की, उदय भान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि इनके पन्ने तो फट गए। देखिए उदय भान, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, वो भले ही ये बयान दे दें कि इनके पन्ने फट गए, और संगठन की अगर हम बात करते हैं
आप देखिए अशोक तंवर जब भारतीय कांग्रेस में थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो लगातार ये कहते रहे जल्दी जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी, जल्दी हरियाणा में संगठन बन जाएगा। ये वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करते रहे और वो उसके बाद वो परेशान होकर के पार्टी छोड़ करके कांग्रेस को अलविदा कह गए भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद तो वो इनेलो में शामिल हुए, नहीं जजपा को समर्थन दिया था, जजपा को समर्थन दिया, फिर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, टीएमसी में गए, वो टीएमसी में गए, आम आदमी पार्टी में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन आप ये देखिए उनके हटने के बाद कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी, वो प्रदेश अध्यक्ष बनी और कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनी। उन्होंने भी यही कहा कि भी हरियाणा में जल्द संगठन कांग्रेस का बनेगा, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी और कांग्रेस फिर आगे बढ़ेगी। उदय भान भी यही बयान देते आ रहे हैं। उदय भान भी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने वो भी यही बयान देते आ रहे हैं। तो कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है, वो ना तो जिला अध्यक्ष बनने देती है, क्योंकि हर नेता ये चाहता है जिला अध्यक्ष उसके मर्जी के हों, उसके पसंद के जिला अध्यक्ष हों, उसके पसंद का संगठन हो, उसकी मर्जी का संगठन हो। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश की गुटबाजी और प्रदेश के नेता इस कदर हावी हैं कि पार्टी हाईकमान चाहकर भी है किसी को ये पावर नहीं दे पाती कि वो संगठन तैयार करे। उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। आज अगर कांग्रेस ने हरियाणा में 10 में से 5 सीटें ली हैं तो उस स्थिति में लिए जब उनके पास संगठन नहीं है। अगर संगठन होता तो निश्चित तौर पे ये आंकड़ा और बड़ा होता, ये 5 तक ना होता, ये आंकड़ा बड़ा होता, सीटें इनकी 5 से ज्यादा होती, चाहे 7 होती चाहे 8 होती, लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस को और ज्यादा सीटें मिलती। जो हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, हालांकि मनोहर लाल जी ऊर्जा मंत्री बन गए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा की जरूरत है। लेकिन ऊर्जावान कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने ज्यादा दिख रहे हैं कि अब उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ जो है वो आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा तक था ये गठबंधन और उसके बाद खत्म हो रहा, अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। इतना उत्साह आ गया। आप ये देखिए इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में थी। चुनाव परिणाम आने के बाद कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पर हार का ठीकरा फोड़ा है जी। उन्होंने कहा कांग्रेस नेताओं ने हमारा साथ नहीं दिया जी, हम लोगों के साथ विश्वासघात किया, जिसकी वजह से हम कुरुक्षेत्र सीट हार गए। अगर कांग्रेस साथ देती तो निश्चित तौर पे हम सीट जीतते। तो ये एक सीट हारने पर अगर उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है तो निश्चित तौर पे ये गठबंधन मुझे लगता नहीं है कि इनका लंबा चलेगा। विधानसभा में तो मुझे लगता है कांग्रेस बिना आम आदमी पार्टी के सभी 90 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। और जिस हिसाब से उन्होंने सीटें ली हैं 5 सीटें, तो निश्चित तौर पे इसका फायदा उन्हें विधानसभा में मिलेगा। आप ये देखिए जब 10 की 10 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उस वक्त विधानसभा में 2019 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 75 पार का नारा दिया था। हाँ, क्योंकि 79 सीटों पे लीड किया था लोकसभा चुनाव। हाँ, 79। और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 40 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी। तो निश्चित तौर पर इस बार ऐसा लग रहा है कि विधानसभा में कांग्रेस बढ़त लेगी। आज एक चुनौतीपूर्ण खबर इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी आई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आपको अगर सिंबल बचाना है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव अगर किसी भी स्टेट पार्टी का दर्जा बनाए रखना है तो लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट और 1 सीट निकालनी होती है। और अगर लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं होता है तो दूसरा चांस विधानसभा चुनाव में मिलता है, उसमें जो है 2 सीट और 7% वोट चाहिए होती है। इंडियन नेशनल लोकदल पिछले 3 बार से 2019 के चुनाव में, फिर लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं कर पाई है। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल के लिए
ये बेहद गंभीर खबर है। और हालांकि खबर तो ये जननायक जनता पार्टी के लिए भी एक किस्म से इंडिकेशन हो सकता है। देखिए- सभी 10 सीटों पर उसकी भी जमानत जब्त हुई और उसके जो सोनीपत से प्रत्याशी भूपेंद्र मलिक वो पार्टी छोड़ गए। देखिए डबास जी, इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल जी ओम प्रकाश चौटाला के नाम से जानी जाती है। जी और जब ओम प्रकाश चौटाला के परिवार का बंटवारा हुआ, जी इनके परिवार टूटा आपस में, जी उसके बाद उसके बाद इनकी एक परिवार ने इनेलो ले ली, जी जिसमें अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला रहे। जी अजय चौटाला और उसके बेटों ने जननायक जनता पार्टी का गठन कर लिया। बिल्कुल। भले ही पिछले विधानसभा चुनावों में जननायक जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, हाँ 10 सीटें। उन्होंने 10 की 10 सीटें ली, हरियाणा में 10 सीटें, विधानसभा में 10 सीटें ली। जी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में अब ये देखिए, जननायक जनता पार्टी की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जमानत जब्त हुई है। जब्त हुई। सभी 10 लोकसभा सीटों सभी। पर। तो नुकसान इनेलो को भी हुआ है, जजपा को भी हुआ है। और अगर विधानसभा में जजपा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो ये समस्या, ये संकट उसके लिए- जजपा के लिए भी होगा। जी तो जब तक इनका परिवार एकजुट था, जी तो चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, ये अच्छा प्रदर्शन करते थे। जी। एक बड़ा वोट बैंक इनके परिवार के पास रहा। लेकिन अब तो उसकी संभावना खत्म भी हो गई है। और अब तो अगर एकजुट हो भी जाए देखिए- उसके बाद भी जो है देखिए, संभावनाएं खत्म हुई, लेकिन उसका नुकसान दोनों को उठाना दोनों पड़ा को है। उठाना पड़ा। और आज भी आज भले ही इनेलो को चुनाव आयोग ने चुनौती दी है, जी लेकिन अगर जजपा ने विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो इस चुनौती का सामना उन्हें भी करना पड़ेगा। उन्हें भी करना पड़ सकता है। ये दोस्तों, ये किसी भी राज्य के राजनीति के रंग होते हैं। इसको समझने के लिए इसके नजदीक जाना होता है। और जब राजनीति समझ में आने लगती है तो इसके कई सारे ऐसे और रंग दिखाई देते हैं जो पब्लिक के सामने आमतौर पे नहीं आते हैं। नवीन जी ने आज तमाम सवालों का सटीक विश्लेषण किया है। आपको ये शो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बार बार कहता हूँ, आपके कमेंट्स से हमारी भी राय बनती है। और अगर शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद डबास जी।